Hello friends, we are continuing with the chapter of underwriting of shares and debentures. If you remember, in the last class we have done determination of the liability of underwriters. There we have done that there can be four types of cases. One is when it is a normal underwriting and underwritten बाय वन अंडरराइटर, और जब एक अंडरराइटर ने किसी ने अंडरराइट किया है तो उसमें दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि होल ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन बाय हिम और ओनली पार्ट ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन बाय हिम। दूसरा केस, अगर एक से ज़्यादा अंडरराइटर्स ने अंडरराइटिंग की है उसमें भी दो केस हो सकते हैं, होल ऑफ द इशू अंडर रिटन एंड ओनली पार्ट ऑफ द इशू अंडर रिटन। तो हमने ये सारे केसेस लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे और हमने एक प्रॉब्लम भी की थी और वो प्रॉब्लम थी ये इलस्ट्रेशन 1, जो कि सारे के सारे शेयर्स अंडर राइट किए गए थे एंड दे वर अंडर रिटन बाय मोर देन वन अंडर राइटर्स, दैट इज़ राम, श्याम एंड मोहन। दैट वाज अ केस। और हमने इससे पहले ये किया था कि जब एक से ज़्यादा अंडर राइटर्स अंडर राइट करते हैं और कुछ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आते हैं तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। ये वाला जो केस हमने किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी वेयर द पार्ट ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन और वेयर द पार्ट ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन बाय टू और मोर देन टू अंडर राइटर्स। और उसके अंदर हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू वन मेथड द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ऑल्टरनेटिवली they are allotted in proportion to the gross amount of capital underwritten as reduced by the marked applications। ये हमने दो केसेस किए थे। एक में ये था कि ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन और बैलेंस लेफ्ट जो था, और उसके बाद लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, हमने इनके हिस्से में उसको फ़ायदा दे दिया था, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट इन्हीं अंडरराइटर्स को दे दिया था इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। और दूसरे केस में हमने कहा था कि ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी यहाँ हम ग्रॉस लाइबिलिटी लेंगे अंडरराइटर्स की, फिर मार्क्ड एप्लीकेशंस जिस इसके नाम में जितनी जितनी आई हैं उन्हें घटाएंगे इसमें से, और फिर ये जो फिगर आई ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस, इस रेशो के अंदर हम अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को इन अंडरराइटर्स के बीच में बांटेंगे। ये दो डिफरेंट केसेस थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। और हमने लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम की थी उसमें हमने यही किया था कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं उसका बेनिफिट इन द रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी दिया था। जैसे यहाँ था 50,000, 30,000 और 20,000, तो हमने इस रेशो को 5:3:2 में बांटा था लास्ट क्लास में जो हमने इलस्ट्रेशन देखी थी। और फिर जिसका नेगेटिव बैलेंस होता है उस नेगेटिव बैलेंस को हम बाकी जिनका पॉजिटिव बैलेंस है उनके हिस्से में इन द रेशो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी बांटते हैं। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जो इलस्ट्रेशन 2 है। Just to understand this concept better, Z Limited issued 20,000 equity shares and the issue was underwritten by A, B and C। अब ये भी fully underwritten है, यानी पार्ट शेयर्स नहीं अंडरराइट किए जा रहे, सारे के सारे 100% शेयर्स अंडररिटन हैं। तो Z Limited issued 20,000 equity shares, the issue was underwritten by A, B and C as 40%, 35% and 25%। तो 40 प्लस 35 75 एंड 25, यानी ऑल 100% शेयर्स आर अंडर रिटन आइदर बाय ए और बी और सी। एप्लीकेशंस फॉर 16,000 शेयर्स वर रिसीव। 20,000 शेयर्स आप इशू करना चाहते हो और 16,000 शेयर्स की आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, जिनमें से 4,000 शेयर्स मार्क्ड हैं या स्टैम्प्ड हैं इन द नेम ऑफ ए, उसके बाद 2,000 शेयर्स इन द नेम ऑफ बी और 4,000 शेयर्स इन द नेम ऑफ सी, यानी इनके नाम की स्टैम्प लगी हुई एप्लीकेशंस आई हैं। देयर वर एप्लीकेशंस फॉर 6,000, अगर ये ना भी दिया हो, देयर वर एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स विच डिड नॉट हैव एनी स्टैम्प एंड कंसिडर्ड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अगर ये लाइन ना भी दी जाए तो भी आप निकाल सकते हैं कि 16,000 के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और 4,000, 2,000 और 4,000, 4 और 2 6 और 4 10,000 एप्लीकेशंस मार्क्ड हैं इन द नेम ऑफ ए, बी एंड सी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप निकाल भी सकते हैं कि 6,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं। अब इसके बाद आपको कहा गया है प्रॉब्लम में
कि हर अंडर राइटर की लाइबिलिटी को डिटरमिन कीजिए जब दो केसेस दिए गए हैं। व्हेन क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू ऑल अंडर राइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी पहले वाला केस जो हम पिछले इलस्ट्रेशन में कर चुके हैं, और दूसरा व्हेन क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू ऑल अंडर राइटर्स इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, यानी ये दूसरा वाला केस। तो हमें दोनों केसेस के थ्रू सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर नेट लाइबिलिटी निकालनी है। तो लेट अस सी हाउ इट इज़ टू बी डन। यू सी ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर ए बी एंड सी इज़, उन्होंने 8,000, 7,000 और 5,000 जो परसेंटेज दे रखी थी उसके हिसाब से आपने निकाला है, क्योंकि वो था 40%, 40% ऑफ 20,000 इज़ 8,000, 35% ऑफ 20,000 इज़ 7,000 एंड 25% इज़ 5,000। तो हमने ये लिखा 8,000, 7,000 और 5,000 ये ग्रॉस लाइबिलिटी है। फिर मार्क्ड एप्लीकेशंस इन द नेम ऑफ ए बी एंड सी आर 4,000, 2,000 एंड 4,000। अब इसमें से हमने ये घटाया तो कितनी एप्लीकेशंस रह गई, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रह गई, ये 4,000, 5,000 और 1,000, ये आया डिफरेंस। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हमारे पास कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 6,000, और पहला केस क्या है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट इन अंडर राइटर्स को हम इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी देंगे। तो हम इस 6,000 को 8, 7 और 5 के रेशियो में इनके अंदर बांट देंगे। तो वो आया 2,400, 2,100 एंड 1,500। इसमें से हमने इसे लेस किया तो 1,600, 2,900 एंड 500। अब जो लाइबिलिटी आई उसमें ये 500 नेगेटिव आ रहा है। 500 नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि सी के नाम, सी को 5,000 शेयर्स अंडर राइट करने थे, लेकिन जब हमने ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट भी उसको दे दिया, तो 500 शेयर्स ज़्यादा उसके द्वारा बेचे जा रहे हैं। उसको तो 5,000 शेयर्स ही अंडर राइट करने थे, तो ये नेगेटिव फिगर आने का मतलब है कि थ्रू हिम 500 मोर शेयर्स आर बीइंग सोल्ड। तो इसलिए इन लोगों को ज़्यादा शेयर्स ना खरीदने पड़े, इन 500 शेयर्स जो इसके थ्रू ज़्यादा खरीदे गए उसका बेनिफिट हम ए और बी को दे देंगे। और ए और बी की रेशो जो है वो 8 और 7 है। तो हम इस 500 को, जो नेगेटिव फिगर है, उस नेगेटिव फिगर को ए और बी में इट इज़ अ सरप्लस ऑफ सी। नेगेटिव फिगर होने का मतलब क्या है, इट इज़ सरप्लस, मोर शेयर्स हैव बीन सोल्ड बाय हिज नेम। तो 500 को हमने 8 और 7 के रेशो में ए और बी में बांटा, तो 267 और 233 आया। ये हमने इसमें से घटाया तो नेट लाइबिलिटी ए की आई 1,333 शेयर्स, बी की आई 2,667 शेयर्स, और ये जो 500 नेगेटिव था ये यहाँ पर हमने बांट दिया, तो इसकी लाइबिलिटी नील है, इसे कोई शेयर्स नहीं खरीदने, इसके थ्रू तो पहले ही ज़्यादा शेयर्स खरीदे गए हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट केस, व्हेन द बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इज बीइंग गिवन टू द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से, यानी जो अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें ये अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट अंडरराइटर्स को ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशो में नहीं, बल्कि इस ग्रॉस लाइबिलिटी में से इनकी मार्क्ड एप्लीकेशंस घटाने के बाद जो ये फिगर आएगी इस रेशो में बांटा जाएगा। तो अब हम इसको दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से करते हैं, क्योंकि हमें दोनों केसेस सॉल्व करने को कहा गया है इसमें। तो ग्रॉस लाइबिलिटी वही 8,000, 7,000, 5,000, मार्क्ड एप्लीकेशंस वही 4,000, 2,000 एंड 4,000। इसमें से हमने ये घटाया तो आया 4,000, 5,000 और 1,000। नाउ this is the figure which you are getting after deducting from gross liability the marked applications। अब दूसरे मेथड में इस रेशो में, यानी 4, 5 और 1 के रेशो में अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को बांटा जाएगा, और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस वही 6,000 रहीं, तो 6,000 शेयर्स को हम ये वाली रेशो में 4:5:1 में बांट रहे हैं। ऊपर वाली प्रॉब्लम में हमने इस ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशो में बांटा था, और अल्टरनेट मेथड में ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस की रेशो में बांट रहे हैं। तो इट इज़ 4:5:1। तो हमने 2,400, 3,000 एंड 600 ये घटाया
तो इसकी नेट लायबिलिटी आई कि इसे 1600 शेयर्स खरीदने हैं टू फुलफिल द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, इसे 2000 शेयर्स खरीदने हैं और इसे 400 शेयर्स खरीदने हैं। तो दोनों ही मेथड से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो लायबिलिटी दोनों केसेस में डिफरेंट आ रही है। इसलिए ये हमेशा प्रॉब्लम में दिया जाना चाहिए कि एग्जामिनर कौन से मेथड से आपको कह रहा है कि लायबिलिटी कैलकुलेट करो। आइदर ही शुड टेल कि इस मेथड से और ही शुड टेल कि इस मेथड से, या जैसे इस प्रॉब्लम में कहा गया है बाय बोथ द मेथड्स, सो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली। नाउ इसके अंदर अभी हमने ये देखा था कि शेयर्स फुली अंडर रिटन भी हो सकते हैं और पार्टली अंडर रिटन भी हो सकते हैं। तो होल ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन एंड ओनली पार्ट ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन। और यहाँ भी ऐसा हो सकता है जब मोर देन वन अंडर राइटर हो, होल ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन एंड ओनली पार्ट ऑफ द इशू इज़ अंडर रिटन। तो यहाँ इलस्ट्रेशन में इन्होंने ये जो इलस्ट्रेशन दिखाई इसके अंदर भी इट वाज फुली अंडर रिटन, एंड ये जो इलस्ट्रेशन बताई इसमें भी इट वाज फुली अंडर रिटन, क्योंकि 20,000 शेयर्स थे, 8 और 7 15 और 5 20, ये सारे के सारे अंडर रिटन। तो दिस इज ऑल्सो अ केस वेयर इट इज़ फुली अंडर रिटन। सो नो illustration they have shown to show the case where it is partly underwritten. So I have taken a problem from the assignment to explain that method. तो now let us see कि अगर ये जो है, देखो यहाँ ये फुली अंडर रिटन विदाउट फर्म कह रहा है, यहाँ पार्टली अंडर रिटन विदाउट फर्म। फर्म का मतलब क्या है कि अभी हम आगे नेक्स्ट करेंगे टॉपिक फर्म अंडर राइटिंग, तो ये वो है, वो अभी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सिंपल केस है कि इट इज़ पार्टली अंडर रिटन और ये भी पार्टली अंडर रिटन है, और बोथ द केसेस में विदाउट फर्म अंडर राइटिंग है। तो लेट अस डू दीज प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पार्टली अंडर रिटन शेयर्स, एंड लेट अस डू प्रॉब्लम सेकेंड। तो प्रॉब्लम सेकेंड में क्या कहा गया है कि लिली लिमिटेड इशूड 50,000 9% डिबेंचर्स। यहाँ नीचे जाकर यहाँ सब जगह इन्होंने शेयर्स लिखा है और यहाँ 9% डिबेंचर्स लिख रहे हैं। तो आई हैव मेड द ऑल्टरेशन इन दैट एंड मेड दिस ऑल्सो कि 50,000 शेयर्स हैं, ऑफ विच ओनली 60% वॉज अंडर रिटन बाय शर्मा। एक ही अंडर राइट कर रहा है, लेकिन पूरे 50,000 शेयर्स को नहीं अंडर राइट कर रहा, वो उसका 60% कर रहा है। 60% का मतलब 50,000 का 60% का मतलब हुआ 30,000 शेयर्स की अंडर राइटिंग का उसने एग्रीमेंट किया है। अब एप्लीकेशंस फॉर 45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशंस जो आई वो 45,000 शेयर्स की आई। डिटर्मिन द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अलग अलग केसेस इन्होंने दिए और पूछा है कि आप लायबिलिटी बताइए। पहला है कि व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड, अब 45,000 एप्लीकेशंस आई हैं। पहला केस है व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशंस ऑफ 26,000 शेयर्स। यानी जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से 26,000 मार्क्ड हैं, और मार्क किसके नाम में होंगी? इस अंडर राइटर के नाम में, क्योंकि एक ही अंडर राइटर है शर्मा। तो इसका सबका 26,000 का बेनिफिट किसको मिलेगा? मिस्टर शर्मा को मिलेगा। तो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व इट। कि ग्रॉस लायबिलिटी इसकी 30,000 है, 60% ऑफ 50,000, और मार्क्ड एप्लीकेशन 26,000 हैं, तो इसकी लायबिलिटी कितनी हुई? इसे 4,000 शेयर्स और ख़रीदने हैं। अंडरस्टूड? दिस विल बी द फर्स्ट केस। उसके बाद सेकेंड केस क्या है? इफ़ मार्क्ड एप्लीकेशंस वुड बी 30,000 शेयर्स। अगर मार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 के लिए आई तो इसकी लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी? 30,000 ही थी, क्योंकि 50,000 का 60% इसने अंडर राइट किया था। 30,000 इसकी लायबिलिटी थी। 30,000 एप्लीकेशंस इसके नाम में मार्क्ड आई, तो इसकी लायबिलिटी निल है। अगर पूरे एप्लीकेशंस नहीं भी आती तो इसे कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसने केवल 30,000 शेयर्स को अंडर राइट किया था, उनके बेचे जाने की गारंटी ली थी। उसके बाद तीसरा केस क्या है? व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर ऑल द 50,000 शेयर्स। अब यहाँ कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करने थे, और 50,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो जब 50,000 शेयर्स के लिए, अब इसमें उन्होंने कहीं ये नहीं दिया कि कितनी मार्क्ड हैं कितनी अनमार्क्ड हैं, और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे मार्क्ड कम आए तब भी अगर सारे के सारे 50,000 शेयर्स बिक गए तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फोर्सिंग द अंडर राइटर टू परचेज द शेयर्स। अगर वो फोर्स करेंगे तो 50,000 से ज़्यादा शेयर्स इशू करने पड़ जाएंगे। 50,000 के लिए पहले ही एप्लीकेशंस आई हुई हैं, सो इसकी लायबिलिटी निल होगी।
तो ये जो थर्ड केस है उसमें ग्रॉस लाइबिलिटी उसकी 30,000 शेयर्स थे और जो एप्लीकेशंस रिसीव की गई हैं वो 50,000 शेयर्स के लिए की गई हैं, तो इसकी लाइबिलिटी नील होगी क्योंकि इट कैन नॉट बी नेगेटिव। उसे आप ये नहीं कह सकते कि आप खरीदो शेयर्स, क्योंकि 50,000 शेयर्स आपने इशू करने हैं, 50,000 की एप्लीकेशंस आ गई, इनमें से कौन सी मार्क्ड इसके नाम की है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन 50,000 शेयर्स। उसके बाद चौथा केस क्या है, व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर 48,000 शेयर्स ओनली एंड द एप्लीकेशंस मार्क्ड एज 26,000 शेयर्स, यानी 48,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और उसमें से जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो 26,000 हैं। अब ग्रॉस लाइबिलिटी इसकी कितनी है, 30,000 और मार्क्ड एप्लीकेशंस इसके नाम में 26,000 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिफरेंस है वो 4,000 शेयर्स है, लेकिन 4,000 शेयर्स तो ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करने थे, राइट, 50,000 शेयर्स इशू करने थे और 48,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं, तो इसको केवल 2,000 शेयर्स और चाहिए। तो ये अंडरराइटर को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप 2,000 शेयर्स और ख़रीदिए, क्योंकि अगर उसने 4,000 ख़रीदे तो इट विल एक्सीड 50,000। सो ये 4,000 शेयर्स आर अंडरटेकन, इट विल एक्सीड 50,000 शेयर्स। सो हम इसकी जो लाइबिलिटी है उसे रिड्यूस कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 एंड नेट लाइबिलिटी विल बी ओनली 2,000 शेयर्स बिकॉज इट शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी वांट्स टू इशू। So this will be the answer to all these 4 cases. Now let us do illustration 3 also, वो भी partly underwritten shares की है। तो इसमें क्या कहा गया है, Zeta Limited issued 60,000 12% debentures of ₹100 each। अब ये टोटल 60,000 शेयर डिबेंचर्स इशू करना चाह रही है और इसके 70% शेयर्स अंडरराइट किए गए हैं बाय एक्स, राइट। 70% का मतलब क्या हुआ, 42,000, 70% हो गया 42,000 डिबेंचर्स और एप्लीकेशंस फॉर 54,000 डिबेंचर्स पर रिसीव। एप्लीकेशंस जो आई वो 54,000 डिबेंचर्स के लिए आई बाय द कंपनी और उसमें से 37,800 आर मार्क्ड एप्लीकेशंस इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स, राइट। 54,000 के लिए एप्लीकेशंस आई हैं लेकिन उसमें से 37,800 आर मार्क्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स। तो हम लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी इसकी वही 42,000, ग्रॉस लाइबिलिटी वही 42,000 और 70% ऑफ 60,000 है ये 42,000, राइट। अब इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी हैं, 37,800। तो इसकी जो नेट लाइबिलिटी है वो कितनी हुई, हम इसे कह सकते हैं नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी यानी इसको 4,200 डिबेंचर्स और ख़रीदने हैं। जब 4,200 डिबेंचर्स ये खरीदेगा मिस्टर एक्स तब उसका अंडरराइटिंग एग्रीमेंट पूरा होगा। नाउ एक्स इज़ लायबल टू टेक अप 4,200 डिबेंचर्स और इसके लिए उसे कितना अमाउंट पे करना होगा, 4,200 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 4,20,000 अगेंस्ट इज लाइबिलिटी, ये उसे पे करना होगा और फिर ये डिबेंचर्स इसके नाम में इशू हो जाएंगे। अब अंडरराइटिंग यहाँ पर क्या हुआ, यस क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है कि डिटर्मिन द लाइबिलिटी ऑफ एक्स, और हमने डिटर्मिन कर ली लाइबिलिटी ऑफ एक्स 4,200 डिबेंचर्स एंड underwriting commission payable to him at the rate of 2%. Now the underwriting commission will be paid by him by the company on the number of debentures underwritten by him, और उसने जो debentures underwrite किए हैं 42,000 किए हैं, 42,000 debentures, राइट, 42,000 debentures 100 रुपये वाले हैं तो ये कितना हो गया अमाउंट, 42 लाख। इसके ऊपर 2% कमीशन कंपनी पे करेगी तो कमीशन हुई 84,000 रुपीज़ और अमाउंट पेएबल कितना होगा, 4,20,000 इसने कंपनी को देना है फॉर द परचेज ऑफ डिबेंचर्स और 84,000 कंपनी को अंडरराइटिंग कमीशन देनी है, तो नेट अमाउंट पेएबल बाय एक्स विल बी 3,36,000। हेयर आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि यहाँ इस प्रॉब्लम का जहाँ सोल्यूशन दिया गया है या आंसर दिया गया है
उसमें इन्होंने 2% इज़ पेएबल टू एक्स ऑन 60 लाख लिखा है, जबकि अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसने पूरा शेयर्स का अंडर राइटिंग एग्रीमेंट नहीं किया था, इसने केवल 70% का किया था। और जितनी चीज़ों का ये अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करेगा, उतना जितने शेयर्स का या डिबेंचर्स का अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करेगा, उसके ऊपर ही इसे कमीशन मिलेगी, ना कि पूरे अमाउंट पर, राइट। तो हम 42 लाख पर 2% कैलकुलेट करेंगे, ना कि 60 लाख पर, राइट। तो दिस इज़ रिगार्डिंग the partly underwritten shares. And from now the next thing which we have to do is, yes, I have to do firm underwriting. So I am closing it here, and for that I will be doing a next lecture.